आज की कहानी को लिखा है मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने और इसका नाम है असावरी। मैं अपने कमरे के बाहर नेम प्लेट टंगवा रही थी। कॉलोनी के सन्नाटे में रह रहकर हथौड़े की आवाज गूंज रही थी। बारिशों के दिन थे, लेकिन मॉनसून का कहीं नामो निशान तक नहीं था। थोड़े बहुत छितराए से बादल दिखते भी तो वो शाम तक ठेंगा दिखाकर न जाने कहाँ गायब हो जाते। छोटे शहरों की पुरानी सरकारी कॉलोनियों की तरह यहाँ के घर खूब बड़े बड़े हरे भरे पेड़ों से ढके थे, लेकिन फिर भी अजीब सी उमस हो रही थी। अपने दुपट्टे के माथे पर छलक आए पसीने को पोंछकर मैं वहीं पड़ी बेंत की कुर्सी में धंस गई। नेम प्लेट लटक चुकी थी। असावरी अस्थाना, SDM, गौहरगंज, जिला रायसेन। ये नेम प्लेट पापा ने बनवाई थी। सागौन की शानदार लकड़ी पर बारीक नक्काशी का काम और चारों ओर पीतल की पट्टी। जब मेरा मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हुआ था, तब पापा की तरफ से तोहफा थी ये नेम प्लेट। मेरी पहली पोस्टिंग मंडला हुई थी और वहां अलॉट हुए सरकारी बंगले के बाहर मैंने बड़े गर्व से इसको लटकाया था। और तब से अब तक न जाने कितनी बार ये तख्ती उखाड़ी गई और फिर किसी नए शहर, नए दफ्तर में दोबारा ठोकी गई। मैंने किसी भी जिले में 1 साल के यूं काम नहीं किया। हर नई पोस्टिंग में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता था, फिर किसी न किसी वजह से मेरा तबादला कहीं और हो जाता था, या यूं कहिए कि कर दिया जाता था। कभी कोई नेता नाराज हो जाते थे कि उनके किसी रिश्तेदार का काम नहीं हुआ, तो कभी अफसर रूठ जाते कि मैं तीज त्योहार पर खाली हाथ बधाई दे रही हूं। पर शायद अपनी नेम प्लेट की तरह मैं भी मजबूत थी। इतनी चोट खाने के बाद भी न मेरे नाम की तख्ती टूटी न मैं, बल्कि मुझको लगता है कि हर बार मैं और ज्यादा हिम्मती और उसूल पसंद होती चली गई। इसकी वजह शायद मेरे भीतर छिपी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की दिली इच्छा थी। घर में सरकार की तरफ से तैनात बूढ़े चौकीदार बाबा मुस्कुराते हुए मेरे नाम की तख्ती को अपने लाल चारखानों वाले गमछे से पोंछ रहे थे। वो मेरी तरफ मुड़े और अपनी खरखराती आवाज में बोले, चमक रहा है ना मैडम आपका नाम? मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मन के किसी कोने में हल्की सी चुभन महसूस की। वो चुभन जो मुझे मेरी ईमानदारी के एवज में मिलती चली आई है। वो चुभन जो मुझको अंदर से तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। लेकिन जितनी बार मेरा मन कराह कर डगमगाया, उतनी बार मुझे लगा पापा मेरा हाथ थाम रहे हैं और कह रहे हैं कि डरना मत, पीछे मत हटना। और मैं पूरे जोश के साथ आगे बढ़ जाती। पता नहीं मन कब तक ऐसे ही खोने पाने का हिसाब करता रहता। मेरा फोन गनगना उठा। थाने से TI की आवाज आई, टीम तैयार है मैडम। मैं मुस्कुरा कर चल दी। मेरे रास्ते में मुश्किलें जरूर थीं, लेकिन मुझको रोक सकें उतनी बड़ी मुश्किल अब तक तो नहीं आई थी। आज मुझे कस्बे के इकलौते पार्क के करीब बन रहे एक बड़े शॉपिंग मॉल को बनने से रोकने जाना था। सारी कागजी कार्रवाई मैंने पहले ही कर ली थी। पुलिस और कॉरपोरेशन को भी खबर कर दी थी। मैं जानती थी कि आसान नहीं है शहर के बड़े बिल्डरों से टकराना। अपनी बनाई इमारतों की तरह शायद ये खुद भी लोहे और सीमेंट के बने होंगे, तभी तो इतनी आसानी से पार्क की परवाह किए बगैर इतना बड़ा मॉल खड़ा करने चले हैं। न जाने कितने पेड़ काटेंगे, कितने पंछियों के बसेरे उजड़ेंगे, मगर उनको कोई परवाह नहीं थी। पिछले महीने जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो आदतन पूरे कस्बे का मुआयना किया था। हर नई जगह पहुंचने पर मैं ऐसा ही करती थी। जैसे डॉक्टर सबसे पहले मरीज की नब्ज देखता है ना, ठीक वैसा ही कुछ। मैं शाम को दफ्तर के बाद पैदल निकल जाती थी, यहाँ वहाँ, चौड़ी सड़क को छोड़कर संकरी गलियों में, मोहल्लों में, और पता नहीं कैसे घूम फिर के वापस उसी पार्क के करीब पहुंच जाती, जैसे वो पार्क चुपचाप मेरे साथ साथ चल रहा हो। इस छोटे से कस्बे की आत्मा थी ये पार्क, जहां शाम को बच्चों और बुजुर्गों का जमावड़ा हो जाता और घर लौटती चिड़ियों का शोर बच्चों के शोर से घुल मिल जाता। ये वो बच्चे थे जो हॉबी क्लास, समर कैंप, जिम, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह के मायने जानते नहीं थे। इनके लिए तो खुला आसमान और पेड़ों की छांव ही हॉबी क्लास थे। तितलियों को देखकर इन्होंने रंग समझे थे।
बादलों से नए नए आकार बनाने सीखे थे और उनका ये इकलौता सुख भी अब छिनने जा रहा था। मैं नहीं जानती कि उस बिल्डर को परमिशन कैसे मिली होगी, या शायद जानती हूं, लेकिन मेरी समस्या वो नहीं थी। मुझे तो बस इस ऊंची इमारत को बनने से रोकना था, क्योंकि इसके बनते ही पार्क तक न सूरज की रोशनी पहुंचेगी, न हवा, न पानी। तब वो पार्क कहां रहेगा? उसे बंजर मैदान बनने में कितना वक्त लगेगा? कैसा लगेगा बिना चिड़ियों के शोर के वहां बैठना? बिना बुजुर्गों और बच्चों के वहां की क्यारियां भी तो सूख जाएंगी, और वो जो पेड़ कटेंगे उनका क्या? कहीं वो रूठ गए और हमारे घर से कुर्सी, मेजें, पलंग, खिड़की, दरवाजे वापस मांगने आ गए तो? थोड़ी देर बाद पूरे अमले के साथ मैं मौके पर पहुंच गई थी। सायरन की आवाज और हो हल्ला देखकर पार्क में आए सभी लोग वहीं इकट्ठा हो गए। जैसा मुझे अंदाजा था, उस बिल्डर को भी मेरी कार्रवाई का पता चल चुका था। वो मुझसे बात करना चाहता था और मैं बात ही तो नहीं करना चाहती थी। मेरे मना करने पर वो मुझको खुली धमकी देने लगा। मैडम, अभी नई नई नौकरी का शौक है, जोश में होश मत खोइए। मैं चुपचाप अपने काम को अंजाम देने लगी। ये कौन सी नई बात थी? हर सही काम को गलत ठहराने का दस्तूर मैं समझ चुकी थी। जान चुकी थी कि ईमानदारी से काम करना है तो माथे पर पत्थर भी खाने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद मशीनों का शोर गूंजने लगा। वहां खड़े किए हुए कंक्रीट पिलर भरभरा कर जमीन पर गिर गए। आसपास हवा में धूल भर गई। शोर सुनकर चिड़ियां घबरा गईं, आसमान में चक्कर काटने लगीं। थोड़ी देर बाद सब शांत। मैं थक कर जीप में आकर बैठ गई। ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो पार्क में आने वाले बुजुर्गों और बच्चों के मुस्कुराते चेहरों और चमकती आंखों को देखकर मेरी थकान उड़न छू हो गई। घर आकर मैंने खूब स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई, ज्यादा शक्कर डालकर। दिन भर की कड़वाहट को गले से नीचे उतार लेना चाहती थी। मैंने कॉफी सिप करते हुए अपने मोबाइल के मैसेजेस चेक करने शुरू किए। भरा हुआ था नोटिफिकेशन से। माँ के मैसेज थे कि आज उनके स्कूल में रिजल्ट आया था, सब बच्चे पास हो गए थे। फलां लड़की के गले में तो साक्षात सरस्वती बैठी हैं। माँ के भीतर की खुशी मैंने भी महसूस की। संगीत स्कूल माँ का सपना था, जो पापा के जाने के बाद उनके जीने की वजह बन गया था। अगला मैसेज उस बिल्डर का था। शुरू के 2 शब्द पढ़े, फिर बिना पढ़े पूरा डिलीट कर दिया। कॉफी की भाप से मेरे चश्मे का कांच धुंधला गया। माँ ठीक ही कहती थी, इस सरकारी नौकरी की फिक्र ने तेरी आंखें कमजोर कर दी हैं। अगर अपने पापा की जगह मेरी शिष्या बन जाती तो संगीत सीखती, बेफिक्र होके बस गाते गुनगुनाते उम्र गुजर जाती। असावरी, मेरा नाम वाकई बस एक राग का नाम रह गया था। पापा अक्सर हंसी उड़ाते हुए कहते थे, ये है मेरी बेसुरी असावरी। माँ चिढ़ जाती थी। उनको लगता था कि पापा उनके संगीत का मजाक उड़ा रहे हैं। माँ पापा की बातें याद करके मैं मुस्कुरा उठी। बाकी के मैसेजेस देखने लगी। कार्तिक के 6 मैसेज थे। सब में एक ही शिकायत कि जब से अफसर बनी हो बदल गई हो। आखिरी मैसेज में लिखा था, और हाँ प्लीज थोड़े दिन जनता को तंग मत करना, वरना फिर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं जानती थी कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक मैसेज टाइप करके उसको जवाब भेज दिया। तुम भूल रहे हो, मैं जनता की तरफ हूँ। कार्तिक मेरा कॉलेज के दिनों का दोस्त था, और कॉलेज खत्म होते होते हमारी दोस्ती कम होने लगी और उसकी जगह प्यार लेने लगा, जबकि हमारे स्वभाव एकदम अलग थे। मैं जितनी संजीदा थी वो उतना ही मस्त मौला। मैं सादगी पसंद और वो हर चीज का शौकीन। छोटे से कस्बे में उसके पिताजी की शुगर मिल थी। उसके पास पैसा खूब था, लेकिन मुझको पावर का नशा था। वो पावर जिसको इस्तेमाल करके मैं आम लोगों के भले के लिए कुछ काम कर सकूं, बदल सकूं अपने आसपास की हर वो चीज जो मुझको खटकती है। सीमाओं पर जाकर युद्ध तो नहीं लड़ सकती हूं, लेकिन अपने देश के लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। और फिर मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया। पिछले कुछ सालों में मेरी जहां भी पोस्टिंग हुई, वहां के लोगों ने मुझको सर आंखों पे बिठाया। पर मैं ये जान नहीं पाई थी कि कार्तिक मेरी नौकरी से खुश था या नाखुश। अगले दिन सुबह उठकर मैं हमेशा की तरह अखबार उठाने बाहर गई। डिजिटल खबरों के दौर में भी मेरा मन कड़क अखबार पढ़ के ही भरता था, और 1-2 नहीं 3 अखबार।
2 हिंदी और 1 अंग्रेजी। बचपन में तो अखबारों के अच्छे एडिटोरियल काट के फाइल में सहेज लेती थी। शायद अब भी माँ के पास कहीं रखी हो वो फाइल, क्योंकि माँओं की आदत होती है बीते दिनों को अपने पल्लू की गांठ में बांधकर भूल जाने की। मैंने अखबार डाइनिंग टेबल पर बिखेर दिए। तीनों अखबारों के भीतर के पन्नों में कल की खबर और उस पर लोगों की राय लिखी थी। अतिक्रमण हटाने की मुहिम की तस्वीरें भरी पड़ी थीं कि कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। कहीं तारीफों के पुल थे तो कहीं लिखा था कि मैंने किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है। किसी ने दबे छिपे शब्दों में ये तक लिखा था कि शायद मैंने दूसरी पार्टी से रिश्वत ली होगी। कौन थी ये दूसरी पार्टी? ये बच्चे, वो बुजुर्ग, या वो चिड़िया, या वो पेड़? मैं हैरान थी कि इस बात को कोई सीधी सादी रूटीन कार्यवाही क्यों नहीं समझ रहा था। क्यों इतने सारे अनुमान लगाए जा रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अखबार को मरोड़ कर रद्दी के ढेर में डाल देने का मन हुआ। डाल भी दिया, लेकिन उससे भीतर की कसमसाहट कम नहीं हुई। मैंने गाड़ी उठाई और पार्क की तरफ चल दी। बड़ी प्यारी सुबह थी। टूटी इमारत का मलबा वहीं पड़ा था, लेकिन धूल का नामो निशान नहीं था। पार्क में पहले जैसी रौनक थी। मैं एक कोने में लगी बेंच पर बैठ गई। मन एकदम शांत हो गया। अच्छा किया जो मैं यहाँ आई। मेरे फैसले पर क्यारियों में खिले ताज़े फूलों ने मोहर लगा दी थी। अखबार में लिखी उलट पुलट बातें मेरे दिमाग से एकदम हवा हो गईं। थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहलकर मैं घर की तरफ चल दी। 10 बजे दफ्तर भी तो पहुँचना था। घर पहुँची तो बाहर ही चौकीदार काका बोले, मैडम कोई मेहमान आए हैं। अंदर गई तो सोफे पे बैठा कार्तिक अखबार पढ़ रहा था। कार्तिक, तुम कब आए? खुशी के मारे मैं जोर से चिल्ला पड़ी। हमेशा सधी हुई नपी तुली बात करने वाली अपनी अफसर को ऐसे बावला होते देखकर चौकीदार काका मुस्कुरा दिए। मैंने झेप के उनको चाय लाने को कहा और कार्तिक के करीब सोफे पर बैठ गई। कैसी हो? कार्तिक ने मेरे सवाल का जवाब न देकर खुद सवाल किया। जवाब मैंने भी नहीं दिया, बस कस के उसकी बाहें थाम ली। कार्तिक के करीब आते ही मैं बदल जाती थी। बारिश में छप छप करती, पानी उछालती किसी शैतान लड़की की सी हो जाती थी। कार्तिक भी मेरे करीब खिसक आया और अचानक बोला, शादी कर लें? मैं जोर से हंस पड़ी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है? तभी काका चाय लेकर आ गए। मैं सरक कर जरा दूर हो गई। कार्तिक ने मेरी आंखों में झांकते हुए फिर पूछा, बताइए एसडीएम साहिबा, शादी करेंगी मुझसे? मैं कुछ जवाब देती इससे पहले मेरी नज़र टेबल पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। एक सिकुड़े से पॉलिथीन के अंदर पुराने अखबार में लिपटा हुआ कुछ था। मैंने जल्दी से अखबार खोला तो सन्न रह गई। उसमें से नोटों की ढेर सारी गड्डियां बाहर झांक रही थीं। गुलाबी नोटों की गड्डी पर लिपटा अखबार पंखे की हवा में फड़फड़ा रहा था और उसी तरह से मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ कांप रहा था। काका, मैंने तेज आवाज लगाई। ये कहां से आया? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। चौकीदार काका ने मुझको देखा, फिर अखबार में लिपटी उन गड्डियों को और हकबकाते हुए बोले, मैडम हमें नहीं पता। हम तो साहब के आने के बाद बाहर बगीचे में ही थे, कोई बंगले पे आया ही नहीं है। तभी गड्डियों के बीच में से एक विजिटिंग कार्ड निकलकर मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने उठाया तो उसमें उसी बिल्डर का नाम लिखा था जिसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैंने कल रुकवाया था। मेरा दिमाग घूमने लगा। तेज गुस्सा आ रहा था उस रिश्वतखोर बिल्डर पे भी और खुद पे भी कि कल पार्क में उसकी बात पर चुप रहने की गलती क्यों की मैंने। मेरी चुप्पी का क्या से क्या अर्थ निकाल लिया था उसने। मुझे रिश्वत देने की कोशिश। मन में ऐसी खलबलाहट थी कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। माँ की कही एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहती थी कि अगर तू संगीत सीख लेती तो तुझको इतना गुस्सा नहीं आता। एक अच्छा गीत बिगड़े मन को संभालने की ताकत रखता है। मैंने लिविंग रूम के कोने में रखे शोकेस पर सजा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। धीमा संगीत वाकई किसी पेन रिलीवर दवा की तरह लगा कि मन में उठा बवंडर कुछ शांत हो गया है। मुझे एहसास हुआ कि ईमानदार होना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल था अपने भीतर की ईमानदारी को हमेशा के लिए बचाए रखना, नदी की धार के विपरीत चलने जैसा। मैं शोकेस से टिकी आंखें बंद किए खड़ी थी। असावरी,
कार्तिक की आवाज़ और अपने कंधे पर उसके स्पर्श से मैं चौंक गई। भूल ही गई थी कि वो भी यहाँ है। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने उसकी बाहें थामते हुए कहा। वो कुछ कहने को हुआ कि मुझे फिर टोकना पड़ा। गिव मी सम टाइम प्लीज। हाँ, मुझे नॉर्मल होने के पहले उस बिल्डर से बात करनी जरूरी है। हाउ डेयर ही, मैं बनबनाई। हिम्मत तो देखो इसकी, मुझे जानता नहीं है ये, अब पछताएगा। और मैंने फोन उठाया और कार्ड में देखकर बिल्डर का नंबर मिलाने लगी। तभी कार्तिक ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कुछ देर मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर नजरें घुमा ली। बोला, ये पैसे बिल्डर ने मेरे हाथों भिजवाए हैं। वो मेरा दोस्त अमीन जानता है मुझे। मैं हैरान होकर कार्तिक को देखती रही। बहुत बड़ा अमाउंट है असावरी, हर्जी क्या है, रख लो, भरोसे का आदमी है। कार्तिक क्या बोल रहा था मैं कुछ नहीं सुन पा रही थी। बस एक शब्द मेरे जहन में हथौड़े की तरह मार कर रहा था, भरोसा। कार्तिक वापस लौट गया था, मैंने रोका भी नहीं। उसके लौट जाने के बाद रात को मैंने माँ को फोन लगाया, बताया कि कार्तिक आया था। उनकी आवाज में एक मिठास उतर आई थी। वो अलग अलग तरीकों से पूछती रहीं कि हमने क्या बातें की, कुछ आगे का प्लान किया कि नहीं। दोस्ती से प्यार तक तो हम खुद ब खुद अनजाने ही चले आए थे, लेकिन प्यार से शादी का सफर हम दोनों को सोच समझ के तय करना था। मैं उस दिन के वाकये के बाद कार्तिक से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे सवाल बहुत नुकीले हैं, हमारे रिश्ते को तार तार कर देंगे। इसलिए कुछ दिन तक मैंने उससे दूरी बनाए रखी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो समझे कि मेरा काम और मेरी जिम्मेदारियां मेरे लिए कितनी जरूरी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ मुझसे बार बार कहती रही, तू ही कर ले फोन, क्या पता कुछ गलत फहमी हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते थोड़े तोड़े जाते हैं। मैं हंस दी। माँ तुम कलाकार हो, दिल से सोचती हो, फिक्र मत करो, आई कैन हैंडल दिस। कहने को तो कह दिया था, लेकिन मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या। हर समस्या को आसानी से निपटाने वाली मैं इन दिनों बड़ी उलझन में फंसी थी। मुझे इतने दिनों की दोस्ती में कैसे नहीं दिखा कार्तिक का ये चेहरा, क्यों नहीं पहचान पाई उसकी हकीकत, या उसमें ये बदलाव क्या मेरे सरकारी ओहदे पर आ जाने के बाद हुए थे। और अगर यही उसकी असली सूरत है तो मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगी। हर मोड़ पे रिश्ते और उसूल आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे, तब किसको चुनूंगी। मेरी जिंदगी में यही एक उलझन नहीं थी, इससे बड़ी उलझन तो वो बिल्डर बना हुआ था जो हर चौथे दिन मेरे पास किसी को भेज दिया करता था, कभी सिफारिश लेकर, कभी दबी आवाज में धमकी लेकर। ये पहली बार था जब मैं इतना सह रही थी, क्योंकि जब भी कोई सख्त कदम उठाने का फैसला करती मुझको कार्तिक की सूरत नजर आने लगती। शायद अब तक मैंने खुद को रोक ही इसीलिए रखा था क्योंकि कार्तिक बीच में था, लेकिन अब मुझे लगा कि अपने लिए एक फैसला लेना होगा और मैंने उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। उसके सर आखिर 1 लाख रुपए की रिश्वत देने का इल्जाम था। वो दिन भी आ गया जिस दिन कोर्ट में केस की हियरिंग थी। मैं अनमनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कितना मुश्किल है किसी की बेईमानी साबित कर पाना, और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल था ईमानदारी साबित करना। आज भी उमस ज्यादा थी या मेरे माथे पर छलक आए पसीने की वजह कुछ और थी, पता नहीं। मैं बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगी कि मेरी नजर सामने से आते कार्तिक पर पड़ी। मैं चौंक गई, ये यहां भी आया है क्योंकि बिल्डर उसका दोस्त था। मन कसैला हो आया। मेरी नजर कार्तिक से मिली। वो मुस्कुरा रहा था अपने अल्हड़ अंदाज में। मैं कसमसा गई। वो मेरे करीब आ गया, मुझको ध्यान से देखने लगा। काश वो मेरी बेचैनी समझ पाता। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो हंस दिया। अरे एसडीएम साहिबा, मैं यहां उस बिल्डर के खिलाफ आपका गवाह हूं, भूल गई क्या? कहानी